हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। इससे पहले जितना भी वीडियो बनाया हूँ वो देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन चालू होता है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाता है। ओके, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो क्या हो जाता है? धनावेशित हो जाएगा। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश किस पर निर्भर करता है? किसी चालक का जो आवेशित चालक का संपूर्ण जो चार्ज होगा किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करेगा? तो वो है आपका आंतरिक पृष्ठ पर, बाहरी पृष्ठ पर, या फिर सभी पर। तो किसी चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर निर्भर करता है। किसी आवेशित चालक का आवेश यानी चार्ज उसके किस पर निर्भर करेगा? बाहरी पृष्ठ पर, आउटर सरफेस पर निर्भर करेगा, बाहरी पृष्ठ पर निर्भर करेगा। किसी भी चालक का जो चार्ज होता है यानी किसी भी कंडक्टर का जो चार्ज होगा उसका संपूर्ण जो चार्ज होगा यानी जो पूरा उसका चार्ज होगा किस पर निर्भर करेगा? बाहरी पृष्ठ पर होगा। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित कौन है? तो कहलाता है आपका कूलाम का नियम। ओके, दो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके बीच लगने वाले जो फोर्स है वह किससे संबंधित है? तो कूलाम का नियम है। दो इलेक्ट्रिक चार्ज है उनके बीच लगने वाला जो फोर्स है क्या कहलाता है? कूलाम नियम। दो इलेक्ट्रिक चार्ज है और उनके बीच फोर्स लगता है, कौन सा लॉ कहलाता है? कूलाम। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल का मान कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। यदि दो इलेक्ट्रिक चार्ज को मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए यानी दो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका जो डिस्टेंस है उसको कम कर दें यानी आधा कर देते हैं तो उसके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा कितना होगा? उनके बीच जो लगेगा फोर्स 4 गुना हो जाएगा। यदि दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, दूरी को आधा कर देते हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। ओके, विद्युत बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। समान आवेश होते हैं क्या? विकर्षक होते हैं यानी प्रतिकर्षक जिसे कहते हैं हिंदी में। दो समान आवेश जो होगा क्या होगा? प्रतिकर्षक होते हैं। जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट का जो छड़ी होता है क्या होता है? ऋणावेशित हो जाता है। जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के बाल से रगड़ते हैं तब वो छड़ी जो हो जाएगी एबोनाइट की ऋणावेशित होता है। जनरली सब पॉजिटिव हो जाता है, ये निगेटिव हो जाता है। किसका छड़? तो एबोनाइट का। किसका छड़? एबोनाइट का छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ेंगे तो वह ऋणावेशित हो जाएगा। वस्तुओं के आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो आवेशन जब भी होगा तो किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होगा? तो आपका है इलेक्ट्रॉन। किसके कारण? किसी वस्तु का जो आवेशन होगा वह किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होगा यानी किसी वस्तु के अंदर जो चार्ज आ जाता है किसके कारण आ जाता है? तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के कारण आता है। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिर रही हो तो सुरक्षित रहना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? कार की खिड़कियां को बंद कर लेंगे। आप कार से जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिर रही है तो सुरक्षित रहना है तो कार के अंदर रहिए। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कौन सा नियम कहलाता है? कूलाम का नियम कहलाता है।
यानी जब दो चार्ज है उसके बीच लगने वाला जो फोर्स है जो फोर्स की मात्रा का गुणनफल अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग कर देना है, बीच की दूरी को स्क्वायर कर देना है और व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, ये किसका नियम है? तो कूलाम का नियम है। दो चार्ज है उनके बीच लगने वाला जो बल है उनकी मात्राओं के गुणनफल, फोर्स का जो थी मात्रा होगा उसका गुणनफल अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी जो डिस्टेंस है उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। डिस्टेंस का अपोजिट हो जाएगा, लेकिन फोर्स का अनुक्रमानुपाती होता है, यानी प्रोपोर्शनल होगा और दूरी इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। यह कूलाम का नियम कहलाता है। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच क्या होगा? विभवांतर कहलाता है। यदि किसी परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं और उसके ले जाने में किया गया कार्य किसके द्वारा मापते हैं? तो विभवांतर के द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा मापते हैं? विभवांतर के द्वारा मापते हैं। धातुएं विद्युत का सुचालक होती है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। धातुएं विद्युत का सुचालक होती है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तांबा, लोहा, एल्युमिनियम या चांदी? इस सब में सबसे अच्छा विद्युत का कौन सा बढ़िया माना जाता है? तो चांदी। तांबा से भी अच्छा, लोहा से भी अच्छा, एल्युमिनियम से भी अच्छा है। सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन है? यानी किसका सबसे अच्छा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हाई होगा? तो चांदी का सबसे ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। अति चालक का लक्षण है क्या? अति चालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता। अति चालक जो होता है उसका लक्षण क्या होगा? उच्च पारगम्यता होगा। अति चालक का लक्षण क्या होगा? उच्च पारगम्यता होगा। अति जो चालक होगा उसका लक्षण क्या होगा? कौन अर्धचालक नहीं है? इसमें से बताना है कि कौन सा अर्धचालक नहीं है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, क्वार्ट्ज या गैलियम आर्सेनाइड? तो क्वार्ट्ज जो है ये आपका अर्धचालक नहीं है। क्वार्ट्ज जो होता है अर्धचालक नहीं होता है। बाकी अर्धचालक सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड है। गैलियम आर्सेनाइड, सिलिकॉन, जर्मेनियम है, ये सब अर्धचालक है। ओके, क्वार्ट्ज नहीं है। ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियां जैसे हाई टेम्परेचर या इम्प्योरिटी मिलाने पर फ्री इलेक्ट्रॉन जो होगा उससे प्राप्त किए जा सकते हैं, यह कहलाते हैं क्या? अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहा जाएगा? अर्धचालक पदार्थ कहलाएगा। ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लेकिन सामान्य अवस्था में देखिएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, लेकिन इसमें विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप या अशुद्धियाँ मिलाने पर, उच्च ताप दीजिए या फिर अशुद्धियाँ मिलाते हैं तब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। ओके, तब इसे अशुद्धियाँ मिलाएंगे या उच्च टेम्परेचर हाई टेम्परेचर दे देंगे, ठीक है, तब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। इसे कहते हैं अर्धचालक। इसे अर्धचालक पदार्थ कहेंगे। जनरली उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, लेकिन विशेष परिस्थिति में हाई टेम्परेचर अगर दे दीजिए आप या फिर अशुद्धियाँ मिला दीजिए तब उसमें क्या आ जाएगा? मुक्त यानी फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसे क्या कहेंगे? अर्धचालक पदार्थ कहेंगे। ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता का क्या प्रभाव पड़ता है? वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता घटती है। टेम्परेचर के बढ़ाने पर
कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है एवं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बढ़ता है जबकि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी घटती है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कब घटेगी, यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगा और कंडक्टिविटी घटेगी। कारण क्यों, कि ताप जब बढ़ाएंगे तो चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता का क्या प्रभाव पड़ेगा। जब ताप बढ़ाइएगा तो कंडक्टर का क्या होगा, कंडक्टिविटी घटेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर का क्या होगा, कंडक्टिविटी घटेगा। ताप बढ़ाइएगा तो कंडक्टर का कंडक्टिविटी घटेगा, लेकिन रेसिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा और कंडक्टिविटी घट जाएगा। रेसिस्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टिविटी घट जाएगा। किसी पदार्थ को अगर आप गर्म करते हैं तब, खासकर चालक पदार्थ का, ताप के बढ़ाने पर कंडक्टर का कंडक्टिविटी घटेगा और रेसिस्टेंस बढ़ेगा। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। विद्युत प्रतिरोधकता यानी इसका इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस जो होता है कम होता है, इसीलिए तांबा का प्रयोग करते हैं मुख्य रूप से। तांबा का प्रयोग क्यों करते हैं, विद्युत चालन के लिए। देखिए, चालन के लिए तांबे का सबसे बढ़िया इसलिए करते हैं लोहा हारमोनियम की तुलना में, क्योंकि इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस इसका कम से कम होता है। ओके, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस कम से कम होता है और कंडक्टिविटी हाई होता है, इसलिए तांबा का मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग में करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन है, एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट कौन सा है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट कौन होगा, एम्पियर। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे सामान्य विभव के हो तब। सामान्य नहीं बल्कि समान विभव के हों। समान विभव के होंगे तो आपस में दो जो जुड़ी हुई आवेशित वस्तुएं हैं, ओके, आवेशित वस्तुएं बोल रहा, दो आवेशित वस्तुएं के बीच विद्युत धारा नहीं बहेगा। कब नहीं बहेगा, समान विभव पर। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लो कब नहीं होगा, जब समान विभव होगा तब। आपस में जुड़ी दो वस्तुओं के बीच विद्युत धारा कब नहीं बहेगी, तो यदि वे समान विभव पर हो तब। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जा सकता है, तो अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में किसके द्वारा बदल सकते हैं, ट्रांसफार्मर के द्वारा या रेक्टिफायर के जरिए। तो रेक्टिफायर के जरिए बदल सकते हैं। प्रत्यावर्ती जो धारा होता है अर्थात अल्टरनेट करंट होगा, उसको हम डायरेक्ट करंट में बदल सकते हैं। तो किसके जरिए, तो रेक्टिफायर के जरिए, रेक्टिफायर के जरिए। विद्युत फिटिंग में एक तार को भू संपर्कित किया जा सकता है, इसका कारण क्या है। यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। यदि लघु पतन हो जाएगा तो धारा कहाँ चल जाएगी, भूमि में चल जाएगी। विद्युत फिटिंग में एक तार को भू संपर्कित करते हैं। विद्युत फिटिंग में एक तार को भू संपर्कित करते हैं, तब इसका कारण क्या है, क्योंकि यदि लघु पतन होगा तो धारा जो होगा भूमि में चल जाएगा। धारा कहाँ चल जाएगा, भूमि में चल जाएगा अगर लघु पतन होता है तो। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्यों किया जाता है, सुरक्षा के लिए किया जाता है। अर्थ का प्रयोग विद्युत उपकरण में क्यों किया जाता है, सुरक्षा उपकरण के रूप में किया जाता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है कितना, असीमित होगा, असीमित होगा। एक आदर्श वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस कितना होगा, असीमित होगा। प्रतिरोध कितना होगा, असीमित होगा। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होगा, असीमित होगा। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होगा, असीमित होगा। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं के बीजीय योग को कहते हैं क्या, शून्य। एक बिंदु पर मिलने वाली जो धाराएं होंगी,
एक बिंदु पर मिलेगी जो जिस धारा है और उसको अगर जोड़ते हैं तो कितनी होगी, 0 होगी। एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है, इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है तो इसकी कितना धारा प्रवाहित होगा, 0.25 एम्पियर। ये तो मैथ है। प्रतिरोध का मात्रक कौन है, प्रतिरोध का मात्रक आपको बताना है, ओम है। रेसिस्टेंट का मात्रक कौन है आपका, ओम होगा। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं किस क्रम में, घरों में आदि जब लगे होते हैं समानांतर क्रम में लगे होते हैं। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि होते हैं कैसे, समानांतर क्रम में, ना कि श्रेणी क्रम में। ओके। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है, यह नियम क्या कहलाता है, ओम का नियम। किसी चालक के सिरों के विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है, उसके बहने वाली जो धारा है उसके समानुपाती होगा, विभवांतर जो होगा धारा के समानुपाती होगा, ओम का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, ओम का नियम। यदि किसी चालक के सिरों के विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, विभवांतर जो होगा धारा के समानुपाती होगा, विभवांतर जो होगा किसके समानुपाती होगा, विभवांतर जो उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होगा, धारा के समानुपाती होगा, उसे ओम का नियम कहते हैं। यदि किसी तार की त्रिज्या अधिक कर दी जाए तो उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, 16 गुना बढ़ जाएगा। यदि किसी तार की त्रिज्या है यानी रेडियस को आप कम कर दीजिएगा तो रेसिस्टेंस 16 गुना हो जाएगा। रेसिस्टेंस कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। 16 गुना कब होगा, जब किसी तार की त्रिज्या को आधी कर देंगे तब। किसी त्रिज्या को आधी कर देते हैं तो उसका रेसिस्टेंस कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है, ओम का नियम क्या परिभाषित करते हैं, धारा व वोल्टता दोनों। ओम का नियम दोनों शो करता है, धारा को भी और वोल्टता को भी। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है, धारा और वोल्टता दोनों को ही परिभाषित करता है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा, ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा, ओम मीटर होगा। एक तार की लंबाई एल मीटर है, तार को खींचकर उसकी लंबाई 2L कर देते हैं, तब रेसिस्टेंट का मतलब तार का जो रेसिस्टेंट हो जाएगा कितना, पहले का 2 गुना हो जाएगा। पहले जितना रेसिस्टेंट था उसी का 2 गुना हो जाएगा। अगर किसी तार का लंबाई L है और खींच कर लंबाई बढ़ा देते, खींच कर लंबाई बढ़ाएंगे तब इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, पहले का 2 गुना हो जाएगा। एक सामान्य सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघटन होता है अमोनियम क्लोराइड के द्वारा। एक सामान्य सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघटन कौन होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघटन कौन होता है, अमोनियम क्लोराइड। सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघटन कौन होता है, अमोनियम क्लोराइड। सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघटन कौन होता है, अमोनियम क्लोराइड। ऋण इलेक्ट्रोड जो होगा जिंक का बर्तन होगा, ऋण इलेक्ट्रोड जो होगा जिंक का बर्तन होगा। धन इलेक्ट्रोड कौन होगा, धन इलेक्ट्रोड कार्बन की छड़ होगा। धन इलेक्ट्रोड जो होगा कार्बन की छड़ होगा। ऋण इलेक्ट्रोड जिंक का बर्तन होगा। इलेक्ट्रोलाइट अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट होगा। इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा, अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट होगा। इसी का यूज किया जाता है सूक्ष्म सेल में। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा, अमोनियम क्लोराइड होगा। अमोनियम क्लोराइड। द्विध्रुवक कौन होगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड होगा।
बी ध्रुवक कौन होगा? मैंगनीज डाइऑक्साइड। बी ध्रुवक कौन होगा? मैंगनीज डाइऑक्साइड होगा। एक कार बैटरी में प्रयुक्त अपघटय कौन होता है? जब कार के बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है, जबकि शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड का। एक कार के बैटरी में प्रयुक्त जो अपघटय होता है इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा? इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक एसिड होगा। एक कार की बैटरी में जो अपघटय यूज किया जाता है यानी इलेक्ट्रोलाइट, वो किसका होता है? सल्फ्यूरिक एसिड का होता है। शुष्क सेल है क्या? प्राथमिक सेल कहलाता है। शुष्क सेल क्या कहलाता है? प्राथमिक सेल कहलाता है, जिसमें अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अब बैटरी, कार वाला बैटरी में H2SO4 का। लोहे के ऊपर जिंक की परत को चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। विद्युत अपघटय की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। यह किसके नियम का है? तो फैराडे के विद्युत अपघटय संबंधित यह प्रथम नियम है। फैराडे का विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइट संबंधी प्रथम नियम कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा किसी इलेक्ट्रोड पर क्या होगा? मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम जो होगा फैराडे का अपघटन संबंधी प्रथम नियम है। फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम होगा। विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो, तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह ओम का नियम कहलाता है। फिर से देखिए ओम का नियम। किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन नहीं करिएगा, ठीक है। किसी भी कंडक्टर का अगर टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा, किसी भी कंडक्टर का अगर टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा, तब चालक के सिरों पर, किसके? चालक के सिरों यानी कंडक्टर का जो सिर होगा उस पर लगाया गया विभवांतर, उसमें सिरों पर लगाया गया जो विभवांतर है उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी विभवांतर जो होगा प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। विभवांतर जो होगा प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी V बराबर IR जिसको कहते हैं, जिसको ओम का नियम कहते हैं। फैराडे का नियम क्या है? फैराडे का नियम विद्युत अपघटन से संबंधित है। फैराडे का नियम विद्युत अपघटन से संबंधित है। फ्यूज तार का प्रयोग अत्यधिक धारा के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए होता है। यानी इलेक्ट्रिक फ्लो होता है उसको तोड़ने के लिए, जब अत्यधिक जब धारा प्रवाहित हो जाएगा, अत्यधिक जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाएगा, तब इलेक्ट्रिक जो पथ होगा उसको तोड़ देना है, तभी फ्यूज तार का प्रयोग करते हैं। घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक बहुत कम होता है। घरेलू उपकरण में प्रयुक्त सुरक्षा का फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक बहुत कम होता है। गलनांक बहुत कम होगा फ्यूज तार का, गलनांक बहुत कम होना चाहिए फ्यूज तार का। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ टीन व सीसा के एक मिश्र धातु से बना होता है। इस मिश्र धातु में क्या होता है? निम्न विशिष्ट प्रतिरोध, निम्न स्पेशल रेसिस्टेंस होता है तथा लो गलनांक होता है। लो विशिष्ट प्रतिरोध होगा, इसका जो लो विशिष्ट प्रतिरोध होगा यानी निम्न विशिष्ट प्रतिरोध होगा और लो गलनांक होगा। निम्न विशिष्ट प्रतिरोध होगा
और निम्न गलनांक होगा। निम्न विशेष प्रतिरोध होगा और निम्न गलनांक होगा। बिजली सप्लाई में मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली में फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका गलनांक निम्न होता है। गलनांक निम्न होता है। बिजली सप्लाई में मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली में फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? फ्यूज के कथन यही है कि इसका गलनांक कम होता है। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है सर्किट में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को रोकने के लिए। सर्किट में फ्यूज तार का उपयोग क्यों किया जाता है? सर्किट में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को रोकने के लिए। विद्युत धारा को रोकने के लिए ही फ्यूज तार का प्रयोग करते हैं। फ्यूज का सिद्धांत किस पर आधारित है? विद्युत ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। फ्यूज का सिद्धांत किस पर आधारित है? विद्युत ऊष्मीय प्रभाव पर। जैसे ही ऊष्मा बढ़ेगा गल जाएगा। फ्यूज का सिद्धांत किस पर आधारित है? विद्युत ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। फ्यूज का तार बना होता टीन व सीसा के मिश्र धातु से। टीन व सीसा के मिश्र धातु से बना होता है। एक बिजली के फ्यूज तार में सामान्य अनुप्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण समूह का होना आवश्यक है? कम लंबाई होना चाहिए, निम्न गलनांक होना चाहिए और उसी के में से धातु का पतला तार होना चाहिए। एक बिजली के फ्यूज तार में सामान्य प्रयोग के लिए कौन सा गुण होना चाहिए? कम लंबाई, निम्न गलनांक की पतला तार होना चाहिए। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? टंगस्टन से। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ से बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ होती है, क्यों? क्योंकि बल्ब के अंदर जो निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। बल्ब के अंदर जो निर्वात होता है उसमें वायु तेजी से प्रवेश कर जाती है। बल्ब के अंदर जो निर्वात होता है उसमें वायु तेजी से प्रवेश कर जाती है, इसीलिए तेज आवाज़ होती है। बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? क्योंकि टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए। टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए। बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह क्यों निकाल दी जाती है? टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए। टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए बिजली बल्ब से हवा पूरी तरह निकाल दी जाती है। बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है, क्योंकि ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ट्यूब में जो विद्युत ऊर्जा होगा लगभग पूरी तरह से प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है। कारण है कि ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। CFL और LED लैंप में अंतर क्या है? CFL और LED में क्या अंतर है? इसका आंसर या तो 1 होगा या 3 का विकल्प कह सकते हैं। ओके, पहला, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारा, वाष्प एवं संवेदक का प्रयोग करते हैं, जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थ का प्रयोग करता है। LED जो होता है लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। LED किसका प्रयोग करेगा? अर्धचालक का प्रयोग करेगा। LED किसका प्रयोग करेगा? अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करेगा। और CFL किसका प्रयोग करेगा? पारा वाष्प संपादित। यानी CFL क्या भरा होता है? पारा का वाष्प भरा होगा। CFL में पारा का वाष्प भरा होगा और LED में अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। ये प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। CFL में पारा वाष्प तथा LED में अर्धचालक का प्रयोग करते हैं। तीसरा, LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है। LED की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है।
एलईडी की तुलना में CFL क्या है? कम ऊर्जा सक्षम है। कम ऊर्जा सक्षम है एलईडी की तुलना में। नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि इसका विशिष्ट ऊष्मा प्रतिरोध उच्च होता है। विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है। विशिष्ट प्रतिरोध जो होगा उच्च होगा। इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? उच्च होगा। और लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनाता है। लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनाएगा। इसीलिए नाइक्रोम के तार का यूज हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर बी और सी दोनों होगा। इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है। विशिष्ट प्रतिरोध नाइक्रोम का उच्च होगा तथा लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनता है। ट्यूबलाइट में खर्च ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? 60 से 70% लाइट जो होता है रिफ्लेक्ट कर जाता है। ट्यूबलाइट में जो खर्च ऊर्जा है, ट्यूबलाइट में खर्च ऊर्जा जो होगा लगभग ये खर्च ऊर्जा का कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? तो 60 से 70%। 60 से 70% जो है ये जो ऊर्जा होगा ट्यूबलाइट का जो ऊर्जा खर्च हुआ है उसका 60 से 70% ऊर्जा रिफ्लेक्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण है कौन कौन? देखिए, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है विद्युत हीटर भी, विद्युत बल्ब भी और ट्यूबलाइट भी। ये सभी चीज़ है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट ये सभी ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। 100 वाट वाले एक लैंप विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे का प्रयोग करते हैं। एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा उपयुक्त होती है? तो 1 यूनिट यूज किया जाता है। अगर 100 वाट का बल्ब को 10 घंटे तक लगातार यूज करते तो 1 यूनिट उठेगा। यदि 100 वाट के बिजली बल्ब को 10 घंटे तक जलता है और 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च कितना होगा? 5 ही रुपया होगा। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट घंटा यूनिट किसकी है? इलेक्ट्रिक एनर्जी की। किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है? इलेक्ट्रिक एनर्जी की किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है? इलेक्ट्रिक एनर्जी की। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? वाट्स पर। बिजली की खपत किस पर निर्भर करता है? वाट्स पर निर्भर करता है। वाट कितना वाट का बल्ब है उसी पर निर्भर करेगा बिजली बिल का खपत। यानी बिजली बिल किस पर आएगा? तो वाट्स पर निर्भर करता है। यानी बिजली की खपत का बिल किस पर आधारित होता है? वाट्स पर। वोल्टेज पर नहीं बल्कि वाट्स पर निर्भर होता है खपत, बिजली बिल का खपत।